हेलो दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत गतिकी का नींव है। तो इस चैप्टर को विस्तार से गहराई से समझेंगे और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। फिलहाल अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसके बेसिक्स को समझते हैं। आपको पता है कि हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन जो है इसके नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सामान्यतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो हम कहते हैं कि ये परमाणु जो है वो संतुलित अवस्था में है, यानी इसके ऊपर जो नेट चार्ज है, कुल आवेश जो है वो 0 है। इसके ऊपर जो कुल आवेश है, नेट चार्ज जो है वो 0 है। तो क्या हो अगर इनकी संतुलन को बिगाड़ दिया जाए, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या इस पे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए परमाणु पे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो उस केस में इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर नहीं हो तो हम कहते हैं कि पदार्थ के ऊपर जो है आवेश आ गया है। ठीक है, तो आवेश आने पे क्या होता है? जब बॉडी पे आवेश आते हैं और ये स्थिर होते हैं, स्थिर आवेश का मतलब ये नहीं है कि पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है, रुका हुआ है। रुका नहीं है, ये गति कर रहा है। इसमें गति तो कर रहा है, लेकिन इसका जो कुल वेग है, नेट वेग, वो शून्य होता है। तो हम कहते हैं कि आवेश जो है वो स्थिर है। ठीक है, तो स्थिर आवेश का मतलब ये मत समझना आप लोग कि आवेश जो है आने के बाद वहीं पे रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जा रहा है। तो उसका जो नेट वेग होगा, कुल वेग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो जब आवेश स्थिर होता है तो वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी उस क्षेत्र में अगर दूसरा कोई आवेश आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। ठीक, तो स्थिर आवेश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो ये वैद्युतिकी की एक शाखा है, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो स्थिर वैद्युतिकी के ही है। ठीक है, जब ये आवेश एक निश्चित दिशा में एक समान चाल से गति करने लगते हैं, यानी इनका वेग जो है वो नियत हो, तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो जब आवेश जो है वो गतिमान होता है तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत गतिकी। क्योंकि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए इसके अध्ययन को हम चुंबकत्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसका वेग जो है वो नियत ना हो, वेग बदल रहा हो, यानी आवेश जो है वो त्वरित हो, तब ये आवेश वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसके साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, पहले पार्ट का लास्ट चैप्टर है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो, उसके बाद अगला बताते हैं। चलिए अब समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। पहली बात, आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी पदार्थ का नाम नहीं है, ये पदार्थ का ही गुण है।
ठीक है। पदार्थ का गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखो, जब आवेश स्थिर होता है तो आपको बताया कि आवेश जब स्थिर होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी जब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रभाव को बोला जाता है वैद्युत प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अपने बालों में पेन को रब करते हो और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाते हो तो चिपक जाता है, ठीक है। वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होने की वजह से होता है। लेकिन जब यही आवेश गति करने लगता है तो गति करने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जो कि एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसलिए बोला जाता है चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है आवेश के कारण ही। तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि उसके पास जब वैद्युत प्रभाव होगा तो उसके पास जब कोई आवेशित वस्तु आएगी तो उसके ऊपर बल लगाएगी तो उसको बोलेंगे वैद्युत प्रभाव। लेकिन जब यही आवेश एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, यानी चुंबक की भांति वो व्यवहार करती है, ठीक है। अब समझते हैं कि किसी भी पदार्थ पे आवेश किस प्रकार आता है। हमें पता है कि हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के बीच में होता है नाभिक। नाभिक के अंदर होता है धनावेश प्रोटॉन और इसके चारों तरफ ऋणावेश इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जनरली इनकी संख्या बराबर होती है। जैसे ये एक परमाणु है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। दोनों की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो इस पे नेट चार्ज जो है वो कुल आवेश जो है वो 0 है, क्योंकि जितना धन है उतना ही ऋण है, कुल मिला के 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, दोनों की संख्या बराबर है तो नेट चार्ज 0 हो गया। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाए, जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे 10 प्रोटॉन थे, इसमें से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 7। प्रोटॉनों की संख्या अभी उतनी ही है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या 10 हो गई। देखो, हम लोग प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना भारी है, ये बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा चीज, प्रोटॉन जो है वो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल से बंधा हुआ है तो वो परमाणु के बाहर नहीं निकल सकता। परमाणु के बाहर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण कभी नहीं होता। तो इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो प्रोटॉन बढ़ गया तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनावेश आएगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन 8 है प्रोटॉन 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो जितना 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हुई कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में कम होंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश। तो उस बॉडी के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर धन आवेश आ जाएगा, यानी वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉन की अधिकता हुई तो धन आवेश आएगा। अगर मान लो किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार आवेश आता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से वस्तु पे आवेश आता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। और दूसरी बात ये स्पष्ट हुई कि 2 तरीके के आवेश आते हैं, या तो ऋण आवेश या फिर धन आवेश, ठीक है।
देखिए, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। चलिए इसके आवेश के मात्रक को देख लेते हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसे कूलाम कहते हैं। कूलाम, जिसे सी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। आवेश की जो सीजीएस मात्रक होते हैं, सीजीएस प्रणाली के जो मात्रक होते हैं, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, तो उसको बोलते हैं सीजीएस मात्रक। पहला मात्रक है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जिसे हम स्टैट कूलाम भी बोलते हैं। स्टैट कूलाम, इसे ही फ्रैंकलिन बोला जाता है। एक कूलाम में होता है 3×10⁹ स्टैट कूलाम। दूसरा जो सीजीएस मात्रक होता है उसे ईएमयू बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है ईएमयू का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसे ही एव कूलाम भी बोलते हैं। तो एक एव कूलाम में होता है 10 कूलाम। अब अगला जो मात्रक है व्यापारिक मात्रक, जिसे प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। इसे हम लोग फैराडे से मापते हैं। किससे मापते हैं? फैराडे से। तो ध्यान देना है आपको कि आवेश का फ्रैंकलिन भी मात्रक होता है, फैराडे भी। एक होता है फैरड, वो संधारित्र का मात्रक होता है, फैरड, और ये है फैराडे। तो एक फैराडे में है एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। और अन्य सूक्ष्म मात्रक जो होते हैं आवेश की, पहला है ईएमसी यानी मिली कूलाम। एक मिली कूलाम में होता है 10⁻³ कूलाम। दूसरा ये जो लिखा है इसे बोलते हैं माइक्रो कूलाम, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁶ कूलाम। तीसरा है एनसी, एक एनसी में होता है, एनसी का मतलब होता है नैनो कूलाम। तो एक नैनो कूलाम में होता है 10⁻⁹ कूलाम। अगला है पीसी, पीसी यानी पिको कूलाम। एक पिको कूलाम में होता है 10⁻12 कूलाम। तो ये आवेश के मात्रक हो गए। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है धन आवेश। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो वस्तु पे ऋण आवेश आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश आता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमने देखा कि प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसलिए वस्तु पे भी धन आवेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उनका मास भी आएगा, तो मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनका मास भी निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपने साथ मास भी लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। द्रव्यमान घट जाता है इसमें, धनावेश में। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी एक जैसे आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। पीछे का कारण ये है कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या दोनों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो दोनों बैलेंस कब होंगे? जब दोनों की पूर्ति होगी। तो दोनों में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो दोनों की आपूर्ति नहीं होगी, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर विजातीय आवेश हो तो दोनों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी एक धन आवेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब दोनों मिलेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि आवेश के गुण क्या है। आवेश के गुणों को समझते हैं। चलिए अब आवेश के गुण को समझते हैं। आवेश का पहला गुण होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश जो है वो संरक्षित होता है, यानी पूरे निकाय में जितना आवेश पहले था अब भी उतना ही आवेश है। इसका मतलब ये हुआ आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। और आवेश की
आवेश का जो दूसरा गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या कहता है, आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मात्रा के गुणज के रूप में होता है। यानी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में होंगे। वो न्यूनतम मात्रा कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, जैसे मान लो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का 1 E के बराबर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर धन आवेश आएगा, इसलिए प्लस का 1 E के बराबर चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस 2 E के बराबर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस 3 E के बराबर आ जाएगा। ऐसे मान लो n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लस n के बराबर आ जाएगा। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके ऊपर आवेश आएगा, ठीक है, तो उस पर ऋण आवेश होगा। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर ऋण आवेश होगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -1 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना आवेश आ जाएगा, तो -1 E के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो -2 E के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन आया तो -3 E के बराबर। अगर n इलेक्ट्रॉन आया तो -NI के बराबर। तो अगर जाएंगे n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस NI के बराबर होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसी बॉडी पे तो -NI के बराबर उस पर आवेश आएगा। इसीलिए Q बराबर होता है ±NI, जहाँ n जो है वो एक पूर्णांक है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश कभी भी फ्रिक्शन के रूप में आधा तिहाई ट्रांसफर नहीं होता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए। आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा नहीं होगा, या फिर 2, 3, 4 इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए, हमारा जो आवेशों का तीसरा गुण है वो आवेशों की योज्यता है, यानी एडिशन ऑफ चार्जेस। ठीक, आवेशों की योज्यता क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश, नेट चार्ज, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि मान लेते हैं ये कोई एक निकाय है, सिस्टम है, जिसमें आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे Qn तक आवेश हैं, Qn तक। ठीक, तो जो कुल आवेश होगा, Q नेट जो होगा वो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ... Qn तक सभी आवेशों को हम बीजगणितीय योग द्वारा जोड़ते हैं। यानी इसको हम वेक्टर नियम से नहीं जोड़ते, सदिश के योग नियम द्वारा नहीं जोड़ा जाता, बल्कि बीजगणितीय योग नियम द्वारा जोड़ा जाता है। यानी इनके चिन्ह के साथ इनको जोड़ देते हैं, इसमें दिशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो निकाय में जितने भी आवेश होते हैं सबको जोड़ दो, वही है हमारे आवेशों की योज्यता। यानी Q नेट जो होगा वो बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ... जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ दो, यही है आवेशों की योज्यता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके प्रति हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।